स्वागत है दोस्तों फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 1000 प्रश्नों का महामैराथन शुरू हो चुका है। हमने हमारी इस श्रृंखला के 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें दे सकते हैं। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो देखिए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है। हमें सही स्टेटमेंट को पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज राइट। पहला स्टेटमेंट है कि बंगाल की ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन लॉर्ड हॉलवेल के द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बंगाल की ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 20 जून 1856 को 1856 को बंगाल में किले में कुछ अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद करवा दिया गया था। और उस काल कोठरी को बंद करवाने के बाद वहां पर अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। कोई कहता है कि 23 अंग्रेजों की मृत्यु हुई और कोई जीवित नहीं बचा। कोई कहते हैं कि केवल 3 व्यक्ति ही जीवित बचे। तो हॉलवेल ने वहां के तत्कालीन नवाब मीर जाफर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों को कोठरी में बंद कराकर उनकी मृत्यु का कारण बने हैं। तो इसको बोला गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी बंगाल की। क्या ये लॉर्ड हॉलवेल ने इसके द्वारा वर्णन किया गया था? हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नंद कुमार अभियोग का संबंध लॉर्ड क्लाइव से है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, ये रॉबर्ट क्लाइव से नहीं है। इसका संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। बंगाल का शेर बोलता था अपने आप को वॉरेन हेस्टिंग। नंद कुमार बंगाल में जो नवाब थे उनका एक अहम अधिकारी था और नंद कुमार के साथ अंग्रेजी सरकार की बन नहीं रही थी। तो पहला जो आदेश आया नंद कुमार के खिलाफ, इसको फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा और इसको फंसाया था वॉरेन हेस्टिंग ने, जिसके बाद इसकी जांच भी हुई है। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत जाता है। पहला ऑप्शन सही है कि हाँ, बंगाल की ब्लैक होल ट्रेजेडी लॉर्ड हॉलवेल के द्वारा इसका वर्णन किया गया था कंपनी को। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि नंद कुमार अभियोग का संबंध लॉर्ड क्लाइव से नहीं, वॉरेन हेस्टिंग से था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। देखिए, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। अगस्त प्रस्ताव हुआ, अगस्त क्रांति हुई, है ना, अगस्त संकल्प हुआ, ऐसे ही आपके गांधी इरविन समझौता हुआ, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सेम जगह पर सेम टाइम पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर किया गया है। तो एमपीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो पहला है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा ये किसके समय हुई है? अगस्त प्रस्ताव ये कौन से वायसराय ने कराया था? अगस्त संकल्प किसके द्वारा लाया गया था? और डायरेक्ट एक्शन किसके द्वारा कराया गया था? इनको हमें सही जोड़ी में मिलाना है। तो जो अगस्त घोषणा है वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लाई गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था उसके पहले लाई गई थी। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा आई थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा आया था 8 अगस्त 1940। इसमें जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जो डिमांड चल रही थी सेल्फ गवर्नमेंट की, उससे संबंधित कुछ प्रावधान थे अगस्त प्रस्ताव में। तो वो लॉर्ड लिनलिथगो इनके द्वारा आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त संकल्प जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा आया था। यह आया था 16 अगस्त। अगस्त संकल्प यह आया था अगस्त 1942 को। 1942 को आया था अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। और जो डायरेक्ट एक्शन है ये मोहम्मद अली जिन्ना, जब भारत पाकिस्तान की जो अलग अलग संसद थी उसको अलग अलग दर्जा नहीं दिया जा रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन करवाया और इसमें बहुत ही हिंसक प्रतिकार हुआ, हिंसा की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और सबसे ज्यादा विभत्स रूप कोलकाता, आपके बिहार, यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगस्त घोषणा का संबंध मॉन्टेस्क्यू से है, अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी का है अगस्त 1942 का, और डायरेक्ट एक्शन आपके मोहम्मद अली जिन्ना से है। तो यानी पहले का पहला, यहाँ दूसरे का दूसरा और तीसरे का जो चौथा है और फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ आप देखते हैं पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राइट स्टेटमेंट है। आपको राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सबसे पहला, आंग्ल विद्या अंग्रेजी भाषा के समर्थक लॉर्ड मुनरो, एल्फिंस्टन और लॉर्ड मैकाले थे। हाँ थे। जो
आंग्ल विद्या थी, मतलब डिबेट चल रही थी आंग्ल प्राच्य विवाद, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटल और एंग्लो इंडियन डिबेट। ओरिएंटल एंग्लो डिबेट चल रही थी कि भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा है उस शासन को चलाने के लिए इनको अधिकारी चाहिए। अधिकारी, अब पूरे अंग्रेज तो यहाँ लाएंगे नहीं, तो अधिकारी क्या, इंडियंस को ही इनको ट्रीट कराना था, यानी काली चमड़ी में इनको गोरे बाबू चाहिए थे, काली चमड़ी में गोरी शिक्षा वाले बाबू चाहिए थे। किसको? अंग्रेजों को। तो शिक्षा, तो समस्या ये आई कि इनको किस माध्यम में शिक्षा दी जाए। तो वहां पर डिबेट चली वहां के इंटेलेक्चुअल्स में। कुछ लोग कह रहे थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो टोटल एजुकेशन सिस्टम है, वह इंग्लिश होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश नहीं, उनकी इंडिजीनियस लैंग्वेज में ही हमारा सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो डिबेट थी, इसको बोलते हैं इतिहास में क्या, इसको बोला जाता है आंग्ल प्राच्य विवाद। तो जो डिबेटर्स थे जो किस पक्ष के थे वो आपको दिखाने हैं। तो जो आंग्ल विद्या यानी और एंग्लो लैंग्वेज के जो समर्थक थे, क्या वो लॉर्ड मुनरो, एल्फिंस्टन एवं लॉर्ड मैकाले थे? हाँ, लॉर्ड मैकाले ही थे जिन्होंने आंग्ल विद्या को प्रमोट किया था और बाद में इन्हीं की ही चली थी, मैकाले की शिक्षा नीति। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। प्राच्य प्राच्य विद्या यानी हमारी जो एंशियंट इंडियन लैंग्वेज चल रही है, ओरिएंटल एजुकेशन चल रही है, जो आपकी डोमिनियन स्टेट्स में इंडिया में जो चल रहा था, उन सब का समर्थक कौन कर रहे थे? H विल्सन और H प्रिंसिप, ये इसके समर्थक थे। हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट है। तो यानी बी और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक और दो तो ऑप्शन राइट है। तो आपको देखना है ए है या डी है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एशिया के सारे साहित्य का सार ब्रिटेन की एक अलमारी की एक खंड के बराबर है। क्या ये लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था? नहीं, लॉर्ड ऑकलैंड ने नहीं कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड ने नहीं कहा था। यह स्टेटमेंट है आपकी लॉर्ड मैकाले का। किसका स्टेटमेंट है ये? लॉर्ड मैकाले का, ठीक है। जबकि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मतलब क्या कि ऊपरी वर्ग को लाभ दे दो तो लाभ धीरे धीरे रिस कर निचले वर्ग तक, निचले तबके तक पहुंच जाएगा। ये कहता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपका योजना आयोग भी इसी से था। इस थ्योरी के तहत ये माना जाता था कि अपर क्लास को आप एजुकेटेड कर दोगे तो अपर क्लास की देखा देखी करते हुए लोअर क्लास तक वह एजुकेशन चली जाएगी। तो अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत शिक्षा से है, हाँ है। तो ये चौथा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। तो आपका ऑप्शन होता है ए। 78 क्वेश्चन का आंसर ए होता है। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट राइट है, ठीक है ना। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट्स में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य है कि आप पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाई करें और मैक्सिमम आपका लाभ हो इस चीज से। इसके बाद अगला 79वां क्वेश्चन है। 79वां क्वेश्चन कहता है कि बहुत सारे कमीशंस बनाए थे अंग्रेजों ने, तो कौन सा कमीशन सही नहीं मिला है, मतलब किस कमीशन का रिलेशन किस सब्जेक्ट से है और क्या यह राइट है या नहीं, यही पूछा ना। सही सुमेलित नहीं है, तो फोकस किस पर? नहीं पर। तो जो कैंपबेल आयोग है, कैंपबेल आयोग है, क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड है? नहीं, कैंपबेल आयोग का संबंध था अकाल से, फेमाइन से। हमने ऐसे याद किया था कि बैलों का यूज होता है खेती में, तो खेती से अकाल, खेती नहीं हो रही है तो अकाल यानी फेमाइन पड़ता है। तो कैंपबेल का आयोग का एजुकेशन से रिलेशन नहीं है। मैकडोनल्ड का अकाल से रिलेटेड है, ये सही है। हर्शल कमेटी टकसाल यानी आपकी मिंट, इससे रिलेटेड है, सही बात है। बटलर कमेटी जो ब्रिटिश रिलेशन विद नेटिव स्टेट्स, मतलब देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों से क्या संबंध होगा और किस तरीके पर होगा, उससे रिलेटेड है। तो 79 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कैंपबेल का संबंध अकाल से है, फेमाइन से है, ना कि एजुकेशन से। तो यही सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो आपको गौर किस बात पर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। द आइडिया ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय कृष्ण कुमार मित्र। हाँ, ये दिया था। कृष्ण कुमार मित्र के अखबार का नाम क्या है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है वह आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है ना। स्वराज शब्द सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है स्वराज शब्द की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब देखिए यहाँ पर आपको असत्य कथन पहचानना है, तो पहला और दूसरा राइट है।
तीसरा स्टेटमेंट है स्वराज की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने की तो थी, लेकिन इनसे पहले दादा भाई नौरोजी, हमारे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने इसके पहले ही मांग कर दी थी, इनके पहले ही मांग कर दी है। तो आपका सी स्टेटमेंट गलत है। डी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हाँ, ये की गई थी। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, यह आप मुझे बताएंगे, कब हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो दादा भाई नौरोजी, स्वराज की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी, यह दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो 80 क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, सी होता है, ठीक है। 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। देखिए, ये आपका सिंपल फैक्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। ग्वालियर में लगता है, क्या सोनपुर में लगता है, कि मारवाड़ में लगता है, या कोलकाता में लगता है। ये बिना किसी डाउट के आपको आंसर बी, सोनपुर, जो कहाँ पर है, बिहार में लगता है। यह नवंबर दिसंबर के आसपास लगता है। आपका ग्वालियर में भी एक व्यापारिक मेला लगता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्वालियर का मेला जो लगता है, व्यापारिक मेला है वो, ये पशु मेला है, सोनपुर बिहार में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको फिर बताना है कि उपरोक्त जो फेस्टिवल्स दे रखे हैं, त्योहार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं मिला। जैसे आपको पता है पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है जनवरी में, मकर संक्रांति के आसपास पोंगल होता है वहां पर। ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है उसी नाम से। बैसाखी, बैसाखी जो है ये हिमाचल में मनाई जाती है, लेकिन मेन त्योहार नहीं है, ये मेन त्योहार आपका पंजाब का है। बैसाखी पंजाब का है, जब आपकी फसल कटकर आ जाती है उसके बाद मनाते हैं, अप्रैल में मनाते हैं, मार्च अप्रैल में मनाई जाती है ना। हिमाचल में नहीं, पंजाब हरियाणा में मनाई जाती है। और बिहू असम का त्योहार है। तो यानी 82 का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। यानी बैसाखी हिमाचल प्रदेश नहीं, ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा का मुख्य उत्सव है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से ही आपके रिलेटेड है। अब ये आपके नृत्य है या फिर वहाँ के लोक नाट्य हैं, लोक गायन है। तो कर्नाटक में यक्षगान होता है, हाँ होता है। कर्नाटक का यक्षगान फेमस है, कर्नाटक में यक्षगान होता है। महाराष्ट्र में तमाशा होता है, हाँ होता है। राजस्थान में 13 ताली होता है, हाँ 13 ताली राजस्थान का है। लेकिन कुचिपुड़ी केरल का नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो केरल का कौन सा है, केरल का कौन सा है, केरल का है भरतनाट्यम, ठीक है ना। ये है वहां के। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। ये आपका वैदिक ज्ञान परंपरा से रिलेटेड है। ऋग्वेद, ऋग्वेद ये ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, ये वेद दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य रूप में वेदों की व्याख्याएं हैं। मतलब वेदों की जो सूक्तियां लिखी गई थी, ऋचाओं में लिखी गई थी, वो ऋचाओं के साथ जा रही है। तो ऋचाओं में जो लिखी गई थी उनको गद्य के रूप में, उनको डिटेलिंग काय में दी गई है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है, वह कौशिकी है, ठीक है ना। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है, तैतरीय है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह जैमिनीय है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वह गोपथ है। यानी आप फिर से देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैतरीय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैमिनीय है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का फोर्थ और फोर्थ का 1, 2 3 4 1 हमारी आंसर जा रहा है। तो इसमें कौन सा है 2 3 1, सी। तो यानी आपका 84th का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। 85, आरण्यक में किसका वर्णन मिलता है। देखिए अरण्यक क्या थे, अरण्यक वही वेदों की और डिटेल में व्याख्या, मतलब जो ऋषि के समीप बैठकर वनों में जिसकी रचना की गई है। वन कहाँ, वनों में कौन रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। तो जो विद्यार्थी ऋग्वेद को, वेदों को समझने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए
वनों में बैठ जा रहे हैं, अपने ऋषि मुनियों के साथ बैठकर जिन ग्रंथों की रचना की गई उनका क्या मतलब है, वह आरण्यक कहलाते हैं। अब इनका सब्जेक्ट क्या होगा, क्या इसमें फिलोसफिकल एंड मिस्टिकल सब्जेक्ट हैं, हाँ। दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय हैं, हाँ इसमें मिलते हैं। इसमें जन्म और मृत्यु के बारे में वर्णन मिलता है, हाँ मिलता है, जन्म और मृत्यु के बारे में वर्णन मिलता है। आत्मा और जीवन की चर्चा की गई है, और हाँ इसमें आत्मा और जीवन की भी चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या जाता है, 85 का जो राइट आंसर है वह डी, आरण्यक। जो वनों में आश्रमों में गुरु के समीप बैठकर लिखे गए हैं उनका नाम क्या है, आरण्यक है, और इसका आंसर डी हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बैजू बावरा और हरिदास जैसे संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। बैजू बावरा और हरिदास जैसे संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण देने वाले राजा कौन थे। देखिए, बैजू बावरा हरिदास जी महान संगीतकार रहे हैं, और आप इसमें देखते हैं ये हमारे मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप, उपरोक्त राजाओं में से कौन सा राजा संगीत के लिए फेमस था। संगीत के लिए फेमस इसमें ना तो कीर्तिपाल समझ में आता है, ना ही राम सिंह समझ में आते हैं, ना ही विक्रमजीत समझ में आ रहे हैं। तो मानसिंह, मानसिंह कौन हमारे, वही तोमर वंश के, तोमर वंश के मानसिंह, राजा मानसिंह थे, ग्वालियर के राजा थे, है ना। मानसिंह तोमर वंश के राजा हैं। इनकी प्रेमिका कौन थी, गुजर रानी थी, क्या नाम था उनका, मृगनयनी उनको बोलते थे, ठीक है ना। और राजा मानसिंह तोमर संगीत महाविद्यालय भी वहीं पर है, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो 86 का आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है ना। तो बैजू बावरा हरिदास जैसे संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण देने वाले राजा का नाम क्या है, मानसिंह है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली का है। देखिए, द्राविड़ शैली आपको बताई थी, द्राविड़ शैली में गोपुरम होगा। उसके बाद शिखर पूछ रहे हैं, नागर शैली का शिखर ऐसा होता है कि ऊपर बढ़ते हुए उसकी चौड़ाई कम होती जाती है ना। ऊपर बढ़ते हुए उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, अर्धवृत्ताकार होता है, ये नागर शैली है। जबकि द्राविड़ शैली में जो शिखर होता है वो आयताकार खंडों के रूप में होता है, वो आयताकार स्तंभ होते हैं और ये अलंकृत होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, ठीक है ना। ये द्राविड़ शैली होती है। तो क्या सास बहू के मंदिर में ये है, नहीं, सास बहू के मंदिर में नहीं है, सिद्धाचल जैन मंदिर में नहीं है। यह तेली के मंदिर, तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है, तेली का मंदिर ग्वालियर में है। इसका आंसर जाता है बी, शिखर द्राविड़ शैली में बना है। और तेली के मंदिर का जो निर्माण है वह मेहर भोज के द्वारा करवाया गया था, मेहर भोज के द्वारा। तेली के मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं मेहर भोज, इनके द्वारा 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में तेली के मंदिर का निर्माण ग्वालियर में करवाया गया है। और इस शिखर का, इसका शिखर द्राविड़ शैली में बना है। तो 87 का आंसर क्या हो जाता है, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिला संत अंडाल, महिला संत अंडाल का संबंध किस भक्ति विचारधारा से है। क्या वह अलवार से है, क्या वह नैनार से है, क्या वह बरकरी से है, क्या वो धरकरी से है। देखिए, दक्षिण भारत में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक अलवार संत थे और एक नयनार संत थे। तो जो नयनार थे वह शैव थे, और जो अलवार थे वह वैष्णव थे। और ये लोग छोटी छोटी लघु गीतिकाओं के माध्यम से, लघु शॉर्ट पोइट्री के माध्यम से वहां पर धर्म का प्रचार करवा रहे हैं। और जो बरकरी और धरकरी है यह महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के फेमस सेक्ट है ये। तो ना तो अंडाल आपकी धरकरी की है, ना बरकरी की है, ना ही नैनार की है, यह किसकी है, अलवार की है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ए। संत अंडाल, महिला संत अंडाल अलवार से हैं। इनको दक्षिण की मीरा बोला जाता है, साउथ की मीरा बोलते हैं, साउथ की मीरा बोलते हैं, और वैष्णव धर्म से संबंधित है चूंकि अलवार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, अलाई दरवाजा पहले तो आपको पता होना चाहिए, अलाई दरवाजा कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। इसने 2.5 दिन, इसने आपके ज्यादा समय तक रह ही नहीं पाया, तो इसने अलाई दरवाजे का निर्माण नहीं कराया। इसने कुतुबुद्दीन की कुतुब मीनार की बेशक फाउंडेशन रखी थी, जिसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया है, तो इसका कुछ विशेष योगदान नहीं है। इल्तुतमिश ने करवाया, नहीं करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। इसका सही आंसर क्या है? बी। अब अलाई दरवाजे के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। यह पहली ऐसी इमारत है जो ईरानी आर्किटेक्चर पर आधारित है, प्योर ईरानी आर्किटेक्चर, शुद्ध ईरानी शैली है ये। इसका स्टाइल कौन सा है? पर्शियन स्टाइल है। और इसका जो आकार है वह घोड़े की नाल के जैसा है, घोड़े की नाल के आकार का है। और यह कुतुब मीनार के सामने बनाई गई है, कुतुब मीनार के जस्ट सामने अलाई दरवाजा को बनाया गया है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के राजा ने। तो आपका 89 का आंसर क्या होता है? बी होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से किसने जियो और जीने दो की नीति किस शासक ने अपनाई थी? देखिए, जो जियो और जीने दो है यह मुख्यतः जैन धर्म का सिद्धांत है, लेकिन इसको हम हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति से भी ले सकते हैं। और इसका जो पालन करवाया है वह मुख्यतः ना तो कनिष्क ना ही अकबर, ये करवाया गया है अशोक के द्वारा। क्योंकि जो धम्म था, धम्म में सभी धर्मों की अच्छी बातें थी, नैतिकता की बातें थी, सामाजिक संहिता थी, जिसमें लोगों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताया गया था। तो अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि आप हमसे भयभीत ना हो और हम आपका कल्याण चाहते हैं। तो जो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो खुदवाए थे, 84,000 बोलते हैं उसके, तो उसमें लिखा था कि आप हमसे भयभीत ना हो और हम आपका कल्याण चाहते हैं। आप ऐसे आप मैं राजा हूँ और मैं जनता को एजा अपनी पुत्र के रूप में उसकी सेवा करूंगा, मैं सारी समाज का पिता हूँ। तो यानी आप जिए और दूसरों को जीने दें, किसी के हस्तक्षेप ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। तो यह जियो और जीने दो की नीति अशोक के द्वारा अपनाई गई थी और इसका आंसर होता है ए। 19 का आंसर क्या होता है? ए होता है। इसके बाद 91 चिश्ती सिलसिले, चिश्ती सिलसिले से योग प्राणायाम को किसने अपनाया था? अब देखिए, चिश्ती सिलसिला जो आपका सूफी आंदोलन हुआ उसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जो चिश्ती होते थे वो मुख्यतः रहस्यवादी संत होते हैं, रहस्यवादी संत होते हैं। और ये संत क्या करते हैं? ये आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए जो कट्टर जो भी विचार चल रहे हैं, कट्टरता जो भी है, उससे परे सीधे शुद्ध परमात्मा में विलीन होने के लिए अपने आप को फना करेंगे, रिजा करेंगे, ये सब चीजें करते रहे हैं। तो इनका जो तरीका होगा पूजन पद्धति का, वह दूसरे धर्मों की अच्छी बातों से भी सीखना होगा। इसके जो भारत में जो लाए थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे। तो लेकिन योग प्राणायाम को इसमें शामिल किया है ना तो वो सलीम चिश्ती ने किया है, ना ही बख्तियार काकी ने किया है, ना ही मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है, यह किया है शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, उस मिलन के लिए योग प्राणायाम को भी शामिल कराया था, वह शेख निजामुद्दीन औलिया ने कराया था। और इनकी दरगाह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है शेख निजामुद्दीन की दरगाह। और इनके जो शिष्य थे उनका नाम अमीर खुसरो था। बोलते हैं कि जिस दिन शेख निजामुद्दीन औलिया स्वर्ग जन्नत नशी हुए, उसी के अगले दिन उनका प्रिय शिष्य अमीर खुसरो भी स्वर्ग जन्नत को प्यारे हो गए। तो उन दोनों की कब्र एक साथ बनी हुई है दिल्ली में, ठीक है ना। तो योग प्राणायाम को किसने शामिल करवाया था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मांडू स्थित हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब देखिए, मांडू में हिंडोला महल है, ये तो पक्की बात है और ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में आ चुका है। ये हिंडोला महल इसलिए इसको हिंडोला बोलते हैं कि इसकी जो आकृति बनी है, सावन में जब बादल आ जाते थे तो यह महल हिलता हुआ प्रतीत होता था। एक कहानी ये भी चलती है। दूसरी कहानी ये है कि इसकी छत खुली हुई है, बड़े बड़े पिलर हैं, उन पिलरों में रानियां जो थी वह रस्सी डालकर झूला झूलती थी और इतनी सारी रानियां जब एक साथ झूला झूलती थी तो महल हिलता हुआ दिखता था। इस वजह से इसका नाम हिंडोला महल है। कहानी कुछ भी हो, आपको पता करना है कि हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है। क्या ये महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था? नहीं, महमूद शाह खिलजी ने नहीं बनवाया था। होशंग शाह ने बनवाया था? नहीं बनवाया था। अच्छा, होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दूसरा है गयासुद्दीन खिलजी। हाँ, गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इसकी 16,000 से अधिक रानियां थी और इसने बनवाया है ये हिंडोला महल। टी आकार का है, इसकी आकृति जो है वह टी आकार की है, इंग्लिश का वर्ड टी आकार की है ना। तो यह गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो 92 क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? सी होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ब्लैक पैगोडा का संबंध किससे है। देखिए बहुत सारे पैगोडा हैं। पैगोडा मतलब क्या कि जो आपके बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं, बुद्धिस्ट जो भी मोनार्की होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैगोडा बोलते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भी ब्लैक पैगोडा है। तो इसका मतलब क्या है, मंडप एवं सुभद्रा मंदिर, नहीं इसका ये मतलब नहीं है। सात रथ मंदिर, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। इनमें से कोई नहीं। नहीं, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला गया है। जो सात रथ मंदिर हैं इनको बोलते हैं सप्त पैगोडा, सेवन पैगोडा। क्या बोलते हैं इसको, सेवन पैगोडा। जबकि ब्लैक पैगोडा बोला गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो 93 का आंसर क्या होता है, बी होगा। 93 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको एडिशनल फैक्ट के साथ तैयार करने हैं। 94th क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सही नहीं मिला। अब देखिए ये त्रिपिटक है, पिटक यानी पिटारा, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां लिखी हुई हैं, संग्रह है उनमें। तो किस पिटक का क्या है से संबंधित है और किसका क्या सही मतलब है, हमको ये देखना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। विनय पिटक, विनय पिटक में क्या बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ के नियम थे, हाँ नियम लिखे गए थे बौद्ध धर्म के। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, हाँ बुद्ध के उपदेश थे। सबसे बाद में लिखा गया अभिधम्म पिटक, इसमें फिलॉसफी लिखी गई है बुद्ध दर्शन की। तो ये तीनों तो सही सुमेलित हैं। और बोधिसत्व क्या बौद्ध संघ के आवास थे, नहीं बोधिसत्व बौद्ध धर्म के आवास नहीं, बल्कि ऐसे भिक्षु हैं जो स्वयं का निर्माण रोककर दूसरे के जनता के निर्माण के प्रयास करते हैं, वह बोधिसत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ग्वालियर घराने का अन्य नाम क्या है। देखिए ग्वालियर घराना संगीत के लिए बहुत फेमस था, संगीत के लिए ग्वालियर घराना फेमस है। वहाँ पर संगीत महाविद्यालय है जहाँ पर गायकी का वादन का सबका रियाज कराया जाता है, ख्याल गायकी कराई जाती है, आपकी शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। तो जहाँ पर शास्त्रीय संगीत वगैरह के स्कूल्स होते हैं उस जगह को उस घराने के नाम से जान लिया जाता है, जिसके संस्थापक कोई पुराने गुरुजी होंगे। जैसे ग्वालियर घराने का अन्य नाम बैजू बावरा घराना नहीं, रंगीला घराना नहीं, तानसेन घराना नहीं, इसका आंसर है आदि घराना। क्या इसका नाम क्या है, आदि घराना। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक हैं आपके हद्दू खान, हद्दू खान और हस्सू खान। हद्दू खान और हस्सू खान इस घराने के क्या हैं, आपके संस्थापक हैं, है ना। यह भारत, और नत्थू खान भी है, नत्थू खान भी है। यहाँ ख्याल गायकी सिखाई जाती है, भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका 96, ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है। अब देखिए शहनाई मध्यकाल में बनी है, सारंगी मध्यकाल में बनी है, बांसुरी कंपेटिवली कम पुरानी है। इन सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी है, आपकी वीणा। वीणा सरस्वती माँ, सरस्वती माँ जिसको बजाते हुए दिखाया गया है, चित्रित किया गया है, वह वीणा। इसका आंसर है डी। आपने देखा होगा समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त बजाता था वीणा, किस वाद्य यंत्र को बजाता था, वीणा बजाता था। औरंगजेब भी एक वाद्य यंत्र बताता था, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। और अकबर भी एक वाद्य यंत्र बजाता था, वह कौन सा वाद्य यंत्र बताता था। यह सब आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। अगर आपको इसके आंसर पता है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, उसमें लिखा था कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसमें पहला ऑप्शन शिव विष्णु कृष्ण तीनों नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, डी। कोणार्क का जो मंदिर है वह सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य का रथ मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन डील किया है, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा नागर शैली में बना हुआ है सूर्य मंदिर है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं 98, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। देखिए महाबलीपुरम, महाबलेश्वरम, ये न्यूज में रहा है। इंडिया चाइना के जो प्रधानमंत्री थे यहीं पर मिले हुए थे। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पल्लव डायनेस्टी ने कराया है। ये कौन सी शैली में है, द्राविड़ शैली में है, ये भी पता होना चाहिए, द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं। अब आपको गौर करने वाली बात है कि महेंद्र वर्मन ने बनाया, कि नरसिंह वर्मन ने बनवाया, या राजराज वर्मन ने करवाया, या किसी ने नहीं बनवाया। तो इसका सही आंसर है बी, यह नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, है ना। इसको सप्त पैगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा, ठीक।
तो 98th का आंसर क्या है? बी है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंप पोन और रन। पंप पोन और रन इनका संबंध किससे है? ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपके किस भाषा के साहित्यकार हैं? क्या ये महाराष्ट्रियन के हैं, तेलुगु के हैं, तमिल के हैं या कन्नड़ के हैं? तो इसका सही आंसर है पंप पोन रन। ये आपके कन्नड़ साहित्य से रिलेटेड हैं। जैन थे, जैन है ये, कन्नड़ कन्नड़ साहित्य से संबंधित हैं। पंप पोन और रन इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर पर बहुत ज्यादा काम किया है। तो 99 का आंसर है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका बसंत पंचमी को किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? बसंत पंचमी आपके बसंत माह में होती है। बसंत ऋतु की पंचमी, बसंत महीने की पंचमी के दिन आयोजित होती है। क्या इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है? नहीं की जाती। दुर्गा की पूजा की जाती है? नहीं। सभी की जाती है? नहीं। इसमें सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। अगर आप बचपन से शिशु मंदिरों में पढ़े होंगे तो आपने इस आयोजन में यज्ञ किया होगा और खिचड़ी ले गए होंगे अपने स्कूलों में। तो ये सब आयोजन होते हैं। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा होती है। ठीक है ना? तो यहाँ इस तरीके से हमारी आज की ये प्रश्न समाप्त होते हैं। बने रहिए फास्ट एकेडमी के साथ और हमारे श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।